राधे राधे बाबा जी, प्रणाम सरदार। हाँ जी, सादर प्रणाम बेटा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? लो भैया, शुरुआत ही हमारी आज हुई है राधे राधे से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास यहीं से। फटाफट से रिप्लाई करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? और जल्दी से वीडियो को बाकी बच्चों तक भी पहुंचा दो। यस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज वाली क्लास को, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक। प्यारा है, इंपॉर्टेंट है आज वाला कंटेंट। एग्जैक्टली। रिया गुड इवनिंग बेटा, अदिति गुड इवनिंग। बोलो बोलो बोलो। यस, मनीष साहू गुड इवनिंग बेटा। फटाफट से रिप्लाई करो और वीडियो को भी शेयर कर दो बेटा जल्दी से, बाकी दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि पहुंचाने का काम तो आप कहिए बेटे। यस, तुम भी तो हमारी आर्मी हो। हाँ जी, स्टार्ट करें। ठीक है भैया, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे, हम कंटिन्यू करते हैं। चले। दिविशा गुड इवनिंग, कमल गुड इवनिंग बेटा। यस, चलिए। तो लीजिए गाइस, आज का टॉपिक आपके सामने है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, जिसका नाम बच्चा पिछली क्लास में लिख भी रहे थे कि सर ये कैविट एम्प्टर कब पढ़ेंगे, तो आज पढ़ने वाले। और आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ने वाले, नाम है क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क। सही सुना बेटा, सही सुना। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क। हेलो दिविशा गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सर? अच्छा हो बेटा, बढ़िया। तुम लोगों को देखिए और अच्छा हो जाता हूं मैं। तो लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। आज वाली क्लास का हमारा कंटेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी रिस्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को। तो शुरुआत होती है हमारे एक बहुत ही छोटे से टॉपिक की, छोटू बोलूंगा इसको क्योंकि लंबा टॉपिक नहीं है हमारे पास में। नाम है बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। सीधा लिखना चालू करेंगे, समझना चालू करते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। तो लिखते इसका मतलब क्या होता है, आओ बिना वक्त गवाए लिखना शुरू करते हैं। लिखो बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर का मतलब होता है, लिखो इट मींस, लिखो, लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर। क्या बोला? लेट द बायर बी अवेयर। लो कहता है भैया, वो सुना है ना, जागो ग्राहक जागो, सुना है ना, सामान लेके भागो, वो वाला नहीं, दूसरे वाला। जागो ग्राहक जागो, वो किस लिए है? वो यही तो डॉक्ट्रिन है, ऐसे थोड़ी बोला हुआ है। लेट द बायर बी अवेयर। लो एक तरफ, अब सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, एक तरफ लो आपको कंटेंट देता है कंडीशन वारंटी के नाम से, जहां पर वो सीधा सीधा एक सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। और सेकंड और लो ये भी कहता है कि भैया बायर हो ना, और जहां पर आपको ऑप्शन दिया गया, जहां पर आपको चॉइस करने का ऑप्शन था, गुड्स चॉइस कर सकते थे, तो वहां पर आपने सही से चॉइस क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आपको ऑप्शन दिया गया, सुनना ध्यान से, बड़ी काम की बात है, कैसे अपने दो डिफरेंट क्वेश्चंस में इसे आइडेंटिफाई करोगे? तो बेस्ट तरीका क्या है गाइस? चेक करना होता है कि सर, जब मैं अपना कोई पार्ट मेंशन कर रहा हूं या कोई सामान चूज कर रहा हूं, तो उस केस में मेरे को अगर चॉइस दी गई, मेरे को अगर चॉइस दिया गया गुड्स को चॉइस चूज करने का, तो उस सिचुएशन के अंदर चॉइस सही तरीके से हो, ये ड्यूटी मेरी बनती है, ये ड्यूटी सेलर की नहीं बनती है वहां पे हमारे पास। तोशी गुड इवनिंग बेटा। यस, आराध्या। हाँ, वेरी गुड आराध्या, वेरी गुड, गुड सिलेक्शन करने का उसी को बोलते हैं बेटा, वेरी गुड, नाइस, शाबाश। तो वर्ड क्या है? लेट द बायर बी अवेयर। आओ लिखते हैं इसके बारे में। तो बेटा डॉक्ट्रिन का मतलब सीख चुके, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है पहले ही पढ़ चुके। डॉक्ट्रिन किसे कहते हैं बताओ? डॉक्ट्रिन मतलब रूल। तो रूल ऑफ कैविट एम्प्टर, रूल ऑफ कैविट एम्प्टर क्या कहता है, आओ लिखते हैं। लिखो, कह रहा इट मींस क्या? लिखो, इट्स द ड्यूटी, लिखना चालू, इट्स द ड्यूटी ऑफ द बायर। ये रूल कहता है ये ड्यूटी बायर की है। बायर क्या चीज की? लिखो, टू मेक प्रॉपर चॉइस इन सिलेक्शन, टू मेक, नोट करो, प्रॉपर चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अगर बायर को चॉइस दिया गया कि वो गुड्स को सेलेक्ट करे, तो उसकी ड्यूटी है कि वो प्रॉपर तरीके से गुड्स की चॉइस और सिलेक्शन करे। एक बात बताओ, अगर बायर को ऑप्शन मिलने के बाद भी बायर ने प्रॉपर चॉइस सिलेक्शन नहीं किया, या गुड्स डिफेक्टिव निकल गई, या उसके पर्पस को सर्व नहीं कर पाई, होता ना काफी बार कि सामान लेके आ गए, बाद में लगता है भैया काम का नहीं निकला सामान, हमारा तो किसी काम का नहीं है। तो क्या इस चीज के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है? मैं है गुड इवनिंग बेटा। यस, रोशनी गुड इवनिंग। जवाब दो, क्या अगर बाद में गुड्स आपके पास में आपके पर्पस को पूरा नहीं कर पाती हैं, या मैं कहूं गुड्स आपको डिफेक्टिव निकल जाती हैं, तो इन दैट केस
क्या सेलर रिस्पॉन्सिबल है, बायर रिस्पॉन्सिबल है? आराध्या बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड आराध्या। अरे आराध्या तो एक्टिव है, फुल्ली एक्टिव। बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल, एग्जैक्टली। तो वही वर्ड बने, क्या लिखेंगे, लिखो लिखो, प्रॉपर चॉइस करने की ड्यूटी है बायर की, वही है डॉक्टर कैविट एम्प्टर। आगे लिखो, लिखो इफ इन केस, लिखो गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, गुड्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। खुद चूज करके लेके आया फिर भी डिफेक्टिव निकल गया, बताओ किसकी गलती? तो लिखो गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, या डिफेक्टिव हो, या फिर क्या, या लगा नहीं यार जिस काम के लिए लाया तो काम पूरा नहीं हो पाएगा, या और डज नॉट सर्व द पर्पस, डज नॉट सर्व द पर्पस, या जिस पर्पस के लिए लेके आए थे वो पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा। तो भैया इसमें गलती सेलर की थोड़ी होती है, डिफेक्टिव निकल गई, पर्पस पूरा नहीं हो पाया, तो हु विल बी रिस्पांसिबल? या रोशनी कह रही क्या क्या पढ़ा है अभी तक, मैं बहुत लेट हो गई, क्या बैग जाना हो? नहीं यार रोशनी, यहीं से कंटिन्यू कर बेटा। अभी मैंने आज वाला पार्ट यहीं से चालू किया बेटा, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम अपने पास अनपेड सेलर का पूरा पार्ट कर चुके थे, ठीक है, और उससे आगे बढ़ रहे हैं अपने पास में, ठीक है। ओके चलो, तो यहां से लिख रहे हैं हम, क्या लिखा, कैविट एम्प्टर का मतलब लेट द बायर बिहेवियर। भाई बायर की ड्यूटी है कि जब वो गुड सिलेक्शन कर रहा है, चॉइस कर रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से करे। डिफेक्टिव निकल गई, ये पर्पस पूरा नहीं हो पाया, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बायर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लिखते हैं वेरी गुड, ये बात तो कॉमन है ना भैया। तो लिखो द सेलर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ऐसे केस में सेलर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, will not be held responsible for the loss। उस केस में लायबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल। द बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। तो याद रखना, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि कंडीशन वारंटी और कैविट एम्प्टर में, तो चेक जरूर कर लेना क्या क्वेश्चन में दिया गया था कि बायर को गुड्स को चूज करने, गुड्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया, सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया, फिर सामान डिफेक्टिव निकल गया, पर्पस, तो उस केस में आपके पास में डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर ही प्रोविजन का आंसर रहेगा आपके पास में। बोलो क्लियर है? हाँ अभी सर ने शुरू किया, हाँ बेटा अभी स्टार्ट किया। बताओ बताओ, मीनिंग क्लियर है इसका? एंड दिस इज द रियल मीनिंग, यही मीनिंग है, सर मीनिंग भी नहीं है। हाँ जी, अभी मैं लेट हो गया, कोई लेट नहीं है बेटा, कोई नहीं, कंटिन्यू कर ले यहीं से, समझ ले। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। बायर को भैया सिंपल सी बात, बीइंग अ बायर, सोचो ना, अगर आपको कोई पर्सन सेलर ऑप्शन दे रहा है कि भाई ये सामान रखा है, चूज कर ले। मार्केट जाते हो ना, सोचो फ्रूट मार्केट में गया, एप्पल लेके आने थे, सेलर ने बोला भैया छाट लो अपने आप एप्पल। अब आपने खुद कहा ये वाला एप्पल, ये वाला एप्पल, ये वाला एप्पल, आप लेके आ गए। सोचो अपनी चॉइस का सामान लेके आया, घर आके चला पता अरे यार एप्पल खराब निकल गए, सही सिलेक्शन नहीं कर पाया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, बताना मुझे। डिफेक्टिव निकल गई गुड, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेलर रिस्पॉन्सिबल है, तुम रिस्पॉन्सिबल थे? अरे दिया और क्लियर, समझ में आ गया? ओ हाँ जी, अभी शुरू ही किया बेटा, यस। बताओ बताओ, बाय रिस्पॉन्सिबल है, एग्जैक्टली क्लियर। लेकिन इसी के एक्सेप्शन में क्या लिखूं, बताना मुझे। द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस, इसी का पार्ट है, एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। नालायक को अटेंडेंस तो लगा दिया करो, तुम्हें बोलना पड़ता है, बताओ, इतना इतना मत बुलवाओ, बताओ। तुम्हारी अटेंडेंस से बाकी बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि अरे हाँ कुछ तो अच्छा पढ़ाया होगा तो पढ़ लेते हैं, किसी के तो काम आएंगे ना। हाँ अटेंडेंस लगा दिया क्लास में, एंट्री मारते ना लाइक को, यस मैंने लगा दिया, रद्दे करी, हाँ अटेंडेंस मतलब लाइक, हाँ यस। प्यारी आराध्य, बहुत प्यारी बच्ची है, यस कमल, दोषी डांसर, क्लियर है गाइस? अब बताओ एक बात, तुम बताना, अब तुम बताना मुझे, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर ये कहता है कि बायर अवेयर रहे, ठीक है, तो जवाब दो एक्सेप्शन में क्या लिखूंगा। तो एक बात तो क्लियर है, अगर एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर लिखा जा रहा है, अगर ये बात की डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर की एक्सेप्शंस पढ़ाई जा रही हैं, तो उससे ये तो क्लैरिटी है कि भैया बायर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस केस में जो हम लिखने वाले। तो बताओ बेटा वो कौन कौन से केसेस तुम पढ़ के आ चुके हो जहां पर सेलर रिस्पॉन्सिबल था, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। एक्सेप्शन मतलब वेयर सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। जवाब दो, बहुत बढ़िया आराध्या, शाबाश। तोशी बताओ 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 अभी, अरे बाकी रिप्लाई, रिया रिया कहां चली गई, रिप्लाई कर बेटा। कमल यस, महक वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब बच्चे बोला अरे सर पढ़ के तो आया कंडीशन वारंटी वाला केस, वो सारे कंडीशन वारंटी वाले पार्ट में जो केसेस पढ़े थे वो सारे कौन थे? सेलर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट द बायर। तो वही पार्ट क्या बन जाएंगे बेटा यहाँ पे,
वही बन जाएंगे यहां पर इसकी एक्सेप्शनल पॉइंट। तो लिखो, नोट करते हैं। तो भैया डॉक्ट्रिन ऑफ कैविडाइमेटर की एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है? लिखो, सेल बाय सैंपल। याद आया? जो इंप्लाइड कंडीशन में लिखे थे ना, सेल बाय सैंपल। भाई सैंपल में सामान भेजा गया और सामान बाकी वैसा नहीं हुआ, तो बायर तो भैया सैंपल देख के सामान लिया, बायर का कैविडेंटर का सप्लाई हो चुका। तो गलती किसकी? सेलर की। नंबर 2, सेल बाय सैंपल। दूसरा क्या था? सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। याद आया? एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये वाला पार्ट भी उसी का हिस्सा है। और क्या पढ़ा था? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। याद आया? हमने जो डिस्क्राइब किया, बायर ने जो डिस्क्राइब किया, अगर उसको वो सामान नहीं मिला तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। एक और लिखो अलग से। कौन सा? लिखो, इन केस ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ये बताओ मुझे, अगर फ्रॉड किया गया, बायर के साथ में फ्रॉड किया गया या उसे मिसरिप्रेजेंट किया गया, तो गलती किसकी? बताओ। बायर के साथ फ्रॉड किया गया या उसे मिसरिप्रेजेंट करके गुड्स बेच दी गई बेटा, बताओ ऐसे केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेल मी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेरी वेरी गुड, सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नॉट द बायर। बहुत बढ़िया। तो क्या एग्जाम्पल के पॉइंट से जो कंडीशन वारंटी के पार्ट तुम लोगों ने पढ़े, क्या वही एक्सेप्शन नहीं बन सकते इसकी? ऑब्वियस, दोज विल बिकम द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविडाइमेटर। बोलो, क्लियर है? समझ में आया? यस सर, नो? टेल मी टेल मी टेल मी। और ये टॉपिक कितना ही था? अब पढ़ेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी रिस्क वाला पार्ट। यहां तक कोई डाउट है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बाकी बताओ, कोई डाउट, शंका, संदेह है तो बताइए बेटा। ना सर, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर कमल, ओके। चलिए बेटा, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और अब हम पढ़ने वाले हैं एक और नया पार्ट जिसका नाम है क्या? लिखो, हेडिंग बनाओ बेटे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क। और याद करो, जब मैंने एक चालू किया था तभी बताया था, ए प्लस कैटेगरी में टॉपिक आता है। ए प्लस कैटेगरी के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्ट। तो लिखिए, क्या नाम लिखते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। बेसुरी आवाज में गाना गा के लिखेंगे, हाँ वैसे लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क। तो क्या कोई होनहार बच्चा, क्या कोई नलायक मुझे ये बताएगा, होनहार मतलब नलायक, हाँ वही होता है, कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या और रिस्क का मतलब क्या? यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब क्या और रिस्क का मतलब क्या? टेल मी, जवाब दो। यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब, आराध्या ने रिप्लाई भी कर दिया। अरे वाह आराध्या, आज तो आराध्या फुल फॉर्म में कहते हैं देखी जाएगी। बताइए, तो बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क? वेरी गुड सर, रिस्क का मतलब लॉस, रिस्क का मतलब लॉस। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? वेरी गुड, ओनरशिप। रिया, अरे वाह रिया, वेरी गुड सर। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, या कोई और भी नाम है इसका? है सर, है टाइटल। याद आया? हाँ हमें पता है। तो तुझे टाइटल कहूं या ओनरशिप, क्या नाम है इसका? प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? रिस्क मतलब लॉस। तो अब क्वेश्चन ये आया मेरे लाल, सुनना, जब हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ा था, जब हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ा था, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट यही था कि टाइटल इन गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। बोलो यस सर, नो? याद है ये बात? टाइटल इन गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। ये था या नहीं था? था सर, था, पता हमको था। तो गाइस सुनो, जब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था तो क्या वही बात लिखूं? तो जवाब यहां पर आता है, टॉपिक का नाम है ट्रांसफर प्रॉपर्टी रिस्क। तो हम पढ़ने वाले हैं रूल्स। वो कौन से लीगल रूल्स हैं? वो कौन से लीगल रूल्स हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क पे अप्लाई होते हैं? और ये रूल ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, तो भैया क्वेश्चन पूछूंगा, इमीडिएट बेस पे पूछते रहूंगा, रिप्लाई करते रहना और लिखते रहेंगे, और ऑटोमेटिकली क्लास में याद हो जाएगा तुम्हारे पास में। हालांकि बता देता हूं, धनुष बैच जो सीएमए फाउंडेशन के लिए लॉन्च किया गया था, और ये अपना भीष्म मैच, दोनों की प्लेलिस्ट भी बन चुकी हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जिन बच्चों को क्लासेस पिछली क्लास पेंडिंग चल रही है, वो जाके चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वहां से क्लास देख सकते हैं, अपनी पिछले वाले भी। ठीक है, तो बताओ मुझे, अब लीगल रूल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो अब सुनना, पहली बात मैं तो पूछूंगा भाई साहब, पूछ के लिखेंगे तभी याद होगा, हैंड टू हैंड। पहला प्रश्न यहां से आता है, बताइए क्या लॉ में
टाइटल किस दिन ट्रांसफर होगा या कब ट्रांसफर होगा, क्या इसको लेके कोई फिक्स टाइम पीरियड दिया गया है? क्या लगता है कि बता रखा होगा कि हाँ भाई, को किसी भी गुड्स का टाइटल 20 दिन बाद ट्रांसफर होगा, या किसी भी गुड्स का टाइटल 10 दिन में ट्रांसफर होगा? इज इट सो? वेरी गुड, रिप्लाई करो। आराध्या, नो। अरे वाह वाह वाह, आज तो भैया फुल एक्टिव है, गजब। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, याद रखना बेटे, लॉ ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा और ना ही कहा कि गुड्स का टाइटल के लिए कोई फिक्स टाइम टेबल है। आंसर इज नो। क्योंकि एक बात बताओ ना भाई, अलग अलग गुड्स के केस में, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में सेलर और बायर किस दिन उस गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए डिसाइड करेंगे, ये उनकी चॉइस है। लोगों ने थोड़े हाथ बांध दिए कि नहीं भैया, दुनिया में जितने भी गुड्स है उनका टाइटल 20 दिन में ट्रांसफर होगा। अंश वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया अंश, एग्जैक्टली नो आंसर है। बाकी नलायक को तुम भी रिप्लाई क्या करो, बताओ। हाँ, तो क्या है पहला वर्ड, क्या लिखूंगा? तो रूल नंबर, लीगल रूल में पहला रूल यही याद हो गया तुम्हारे पास। क्या रूल है? लिखो लिखो, देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया। लिखना चालू, देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, या स्टैंडर्ड बोल सकता हूं इसको मैं। दैट इज, देयर इज नो फिक्स स्टैंडर्ड। किस बात का स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है? लिखो एज टू व्हेन, कि कब किया जाएगा, एज टू व्हेन द टाइटल इन गुड्स, एज टू व्हेन द टाइटल इन गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड, विल बी ट्रांसफर्ड। तो बताओ, सोच के लगाओ दिमाग अपना, तो बताओ किस दिन टाइटल ट्रांसफर किया जाएगा? अगर लॉ ने कोई फिक्स टाइम टेबल दिया ही नहीं, लॉ ने अगर कोई फिक्स टाइम टेबल दिया ही नहीं कि ओनरशिप किस दिन ट्रांसफर की जाएगी, तो कौन सा टाइम लेके चलोगे? बताओ बताओ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बताओ बेटा। अगर लॉ ने कोई फिक्स टाइम टेबल दिया ही नहीं है कि किस दिन टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर किया जाएगा, तो कौन सा टाइम लेके चलोगे? वेरी गुड आराध्या, अरे वाह, ये आज तो बेटा आराध्या, शाबाश। अंश, महक, रिया, रिप्लाई करो, कमल, रोशनी, अभी का अभी भी गया बोलने लायक, हाँ, रीजनेबल टाइम कैरी, हाँ। तो बेटा लॉ ने क्या बोला पता है? सुनना, लॉ ने खुद बोला कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ पार्टी। ये बायर एंड सेलर पे डिपेंड करता है वो किस दिन टाइटल ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो क्या बोला? इट डिपेंड्स ऑन दी, लिख लो, जो बोला वही लिख लेते हैं। क्या बोला सर? इट डिपेंड्स, तुम भी यही बोलोगे, इट डिपेंड्स ऑन दी पार्टीज। याद रखना बेटा, रिया अभी, ये पार्टीज पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन दी पार्टीज व्हेन दे इंटेंड टू ट्रांसफर, व्हेन दे इंटेंड मतलब इंटेंशन, इंटेंड मतलब इंटेंशन, व्हेन दे इंटेंड टू ट्रांसफर द टाइटल। ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो किस दिन टाइटल ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो पहला प्रोविजन यही आया कि भैया, बोला कौन सा क्राइटेरिया? लोग कहता कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि भाई बताओ कौन सा क्राइटेरिया लेके चले? आंसर इज कोई क्राइटेरिया नहीं है। देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड, कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि किस दिन टाइटल ट्रांसफर किया जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? यस अंश, इसका मतलब वही हुआ, जिस दिन पर्सन चाहेगा, पर्सन वांट, उस दिन ट्रांसफर होगा। वेरी गुड, शाबाश। तो ये रीजनेबल वर्ड लिख के नहीं आएंगे बेटा हम लोग, ठीक है? ओके, डन है। हम इंटेंट वर्ड लिख के आएंगे यहाँ पे। पहला प्रोविजन क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ना, 501 रुपए के लिए। चलो वेरी गुड, लिखो, जवाब देना अगला प्रश्न का। बी प्रोविजन, माय क्वेश्चन इज, इसी में चल रहा है, टॉपिक चल रहा है। जवाब दो बेटा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है, क्योंकि ये बात तो सीख चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन हो सकती है, हाँ है ना? यस, वेरी गुड रिया, वेरी गुड अंश, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड नाइस। जवाब दो, ये बात तो सीखी है ना भाई कि कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन हो सकती है? हाँ सर, पढ़ी है। तो जवाब दो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है, होता ना, एग्जांपल नहीं बोलते कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा 20,000 में, जब मेरा लॉयर मुझे हाँ करेगा। तो लॉयर का हाँ करने का मतलब क्या है? कंडीशन, रिमेंबर। जवाब दो मुझे, तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन है, तो बताओ वहां पे टाइटल कब ट्रांसफर किया जाएगा? सोचो, बताओ बताओ बताओ, मैं लिखता हूं इस बात को। क्वेश्चन रिप्लाई करना मुझे कि इन केस ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जामिनर ने चाहे आपको केस स्टडी क्वेश्चन बना के दे दिया
बट वहां कंडीशन डाल दी, इन केस ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है, मतलब कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट में, तो बताओ बेटा उस केस में टाइटल इन गुड्स किस दिन ट्रांसफर किया जाएगा? बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल। वेरी गुड अदिति, अरे वाह अदिति, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ ने मैसेज लिख करना डिलीट भी कर दिया, हट नलायक चाटे। क्या होगा सही गलत जो भी रिप्लाई लिखो ना, क्या दिक्कत है भाई साहब, ठीक करेंगे क्लास में। आराध्या यस, बहुत बढ़िया। रिया यस, यस करेक्ट है। रोशनी ठीक है, करेक्ट। वाह, समझ में आ गया इसका मतलब। भाई सिंपल सी बात, अगर सिंपल सी बात कोई पर्सन कह रहा है कंडीशन दी है मैंने, तो भैया किस दिन टाइटल ट्रांसफर करेगा? जिस दिन वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो वही लिखते हैं, वेरी गुड, अरे वाह शाबाश, लिखो। तो किस दिन ट्रांसफर होगा लिखो, इन केस ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट लिखो द टाइटल इन गुड्स, द टाइटल इन गुड्स। इसका मतलब तुम्हारे दो क्वेश्चन तैयार हो गए। इन गुड्स लिखो विल बी ट्रांसफर्ड, कब होगी? विल बी ट्रांसफर्ड कब लिखो? when the condition is fulfilled, when the condition is fulfilled, जिस दिन कंडीशन फुलफिल हो गई, जिस दिन कंडीशन फुलफिल हो गई उस दिन टाइटल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हाँ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का सही लिखूंगा बताता हूँ नलायक एक नंबर का, कि लिखूंगा सही लिखूंगा, गलत लिखना ही नहीं है मेरे को। बताओ, बोला क्लियर हुआ? अभी यस बेटा, बहुत बढ़िया अंश, यस डन है। अगला प्रश्न पूछूं, आ जाओ। द नेक्स्ट वन इज, अब कंडीशन पार्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सी पार्ट पूछ रहा हूं, एक और प्रोविजन आपसे पूछने वाला हूं, आपसे अब एक और प्रोविजन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, टेल मी, रिप्लाई करना, ठीक है? सोचो दोनों पार्टीज, प्रोमिजर ने भी और प्रोविजी ने भी, प्रोमिजर प्रोमिजी कौन है यहाँ पे? बायर एंड सेलर। बायर ने भी और सेलर ने भी, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर, सुनना ध्यान सुनना बात मेरी, हाँ हाँ, अगर बायर और सेलर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर एक डेट फिक्स कर ली कि भैया हम लोग तो इस दिन आके टाइटल ट्रांसफर करेंगे, तो बताओ मेरे लाल किस दिन टाइटल ट्रांसफर होगा? अगर बायर एंड सेलर दोनों ने मिलकर एक डेट डिसाइड कर ली, एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड कर ली कि भैया इस दिन टाइटल ट्रांसफर करेंगे, तो बताओ किस दिन टाइटल ट्रांसफर होगा? बोलो बोलो बोलो, सिद्धार्थ, अंश, अदिति, रोशनी, रिया, आराध्या, कमल, यश, बोल बेटा बोल। आराध्या करिए सर, टाइम पीरियड में टाइम पीरियड एक्सपायर। अरे आराध्या आज कौन सी जड़ी बूटी खा के आई है बेटा? हाँ? लो भैया मयंक सर भी आ गए, बताओ। मयंक सर मतलब हंसा रहे हैं तब से, देखो ध्यान से। कैसे मयंक सर? बढ़िया सर बढ़िया। आवाज आ रही है बच्चे को? आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। लो सर माइक लीजिए आप, सर आप लो माइक। सर बच्चों को इतना मत पढ़ाइए, आपने लॉ पढ़ा बढ़ाकर बच्चों को जो है बिल्कुल अलग ही रंग में डाल दिया। खतरनाक हो जाएंगे हमारे बच्चे एकदम। आने वाले टाइम में आप एक सत्संग खोल लीजिए सर, लॉ बाबा का सत्संग वो चालू करने वाला सर, करने वाले, प्रवचन वगैरह कुछ। हाँ, सर आपकी कृपा से अरे ये तो सब। अच्छा, हाँ, मैं भी रिप्लाई करता हूँ बेटा, कोई दिक्कत। रिया गुड इवनिंग, लो आपको गुड इवनिंग करिए बच्चे। अच्छा रिया जी, रिया अग्रवाल जी, एक क्लिक फ्लेक्स करके है। तो सर मुझे बस यही पूछना था आपसे कि ये जो लॉ के प्रवचन है ये कब से शुरू करेंगे? बस सर हम लोग के प्रवचन तो इनमें चालू कर रहे हैं, अभी भी प्रवचन ही चल रहे हैं वैसे तो देखे तो। इसके बाद स्पेसिफिक अलग से बच्चों के लिए कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। इनको बता दीजिएगा, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि इनका परमुटेशन कल खत्म हो जाएगा, जो बच्चे। अरे सर आप बताओ ना, आप बोलिए भाई सर का आओ ना। अरे सर फ्रेम में आओ पहले तो आप। सर का कल परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा गाइस, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है? उसे मिस करने की गलती मत करना, डिटेल में रिक्वायरमेंट है। अब बहुत सारे बच्चे में सर ऐसे भी होते हैं, मैंने मैथ्स की अगर बात छिड़ गई तो मैं बोल भी देता हूँ कि बच्चों को लगता है कि कैलकुलेट्रिक्स को हम कैल्सीट्रिक्स यूज करें, कैल्सीट्रिक्स यूज करें, क्योंकि मार्केट में ना इनके बच्चों के माइंड में चीज बिठा दी गई मैथ्स को लेके कि कैलकुलेट्रिक्स ही है जो काम आने वाली है। जबकि मेरे को जहां तक लगता है, मैथमेटिक्स पोर्शन की बात करूं तो अगर कंसेप्ट रेडी नहीं है ना, एक क्वेश्चन बात मुझे बेसिक से जाननी है सर। ट्रिक का मतलब जहां तक मैं जानता हूं ये होता है, ट्रिक का मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है तो एक सिंगल ट्रिक है जिस सारे क्वेश्चन हो जाए। ट्रिक का मतलब ये होता है, अब कोई ये बोले कि ट्रिक मान लो आपके पास ये 100 क्वेश्चन 100 ट्रिक कर लो, तो सर ट्रिक करें कंसेप्ट करें? सर मैं तो एक बात जानता हूँ, और ये सब सीखा मैंने, ये जो पूछ रहे हैं ना ये हमारे बीच में, मतलब आप जानते नहीं, ये अंतर्यामी है, सब पता है। बाबा बना दिया, और कर दिया मुझे बाबा। हाँ? यकीन मानिए मेरा सर एक ही फंडा है, मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ, ट्रिक्स या शॉर्टकट्स आज याद करोगे,
लाइफ में वो फेज जरूर आना है जब आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे का रास्ता क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे जाके कहीं ना कहीं रुकोगे जरूर। तो जो काम बाद में करना है वो आज ही करके शुरू करें, क्यों ना शुरू करें आज से। तो बस अपना तो यही सोचना है। और मैं मतलब आप लोगों के बीच में इसी वजह से आया हूँ कि क्लासेस पंचुअल वे पे चल रही हैं आपकी। कल परमुटेशन का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद आईसीआई के क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं, सारी चीजें। और आने वाले टाइम में जितने भी टॉपिक्स है वो सारे कवर होंगे, इसलिए क्लासेस कोई भी मिस मत करिएगा, प्रॉपर टाइमिंग पे देखिएगा। अगर किसी को क्लास रह जाती है तो वो चैनल के ऊपर लाइव वीडियोस में जाके देखिएगा, वहां पे आपको वो लाइव वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। सर की क्लास में जैसे आप लोग हुआ अल्लाह काटते हो वैसे ही बहुत अच्छी लगता है। मैं भी क्लास सर की बराबर देखता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी लॉ सीख रहा हूँ, ठीक है ना। एक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। यार टिकट दो, एक दो क्वेश्चन में लगता है। हाँ एग्जैक्टली बेटा, वही तो मयंक सर हमेशा मैं इसलिए वो नोटिस करता हूँ, ट्रिक्स पे नहीं बेटा, कुछ चीजें ट्रिक्स पे नहीं चलती। कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, सिंपल सा लॉजिक है ना। आइए तो वापस आते स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या लिखा है बताओ। अरे भैया कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो क्लियर हो गया। अभी कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया, मैंने पूछा, महक ने भी लिखा था, महक कह रहे आप दोनों हमारे फेवरेट टीचर। थैंक यू सो मच महक बेटा, तुम्हारा यही तो प्यार है, यही प्यार है बेटा, इसी पे जिंदा है हम लोग, पता सांसें भी इसी पे चल रही हैं। अब सुनो, बात करते हैं ना, नेक्स्ट पे आते हैं। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट की बात तो हो गई। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने रिप्लाई किया, कुछ ने कहा कि सर जिस दिन डेट फिक्स होगी उस दिन टाइटल ट्रांसफर होगा। यही सीखना था, यही सीखना था। अब सुन लो, कुछ ने रिप्लाई किया था आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो आओ बेटा बात समझते हैं, क्या लिखा, मैं लिखता हूं, लिखो। वेयर, नोट करो रिप्लाई करना, वेयर बोथ दी पार्टीज, वेयर बोथ दी पार्टीज, कौन सी बोथ दी पार्टीज, बायर एंड सेलर की बात कर रहे हैं। where both the parties, that means buyer and seller, where both the parties लिखो have decided to decided to transfer the title। लिखते रहो क्योंकि क्वेश्चन की लाइन भी ऐसे ही मिलती है। डिसाइडेड ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मैं क्यों लिख रहा हूं, तुम लोगों के लिए लिख रहा हूं, ये नोट कर लो। द टाइटल लिखो ऑन ए स्पेसिफिक डेट। अगर किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर, अगर किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर टाइटल ट्रांसफर करने की बात की गई तो बताओ क्या रिप्लाई किया, टाइटल किस दिन ट्रांसफर होगा। कुछ ने कहा था डेट पे ट्रांसफर, कुछ ने कहा डेट के बाद ट्रांसफर होगा। मैं किसकी बात सच मानूं बताओ, तुम हेल्प करो मेरी, किसकी बात सच मानूं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच स्पेसिफाइड डेट या ऑन द डेट, बताओ। वेरी गुड, बोलो बोलो। हाँ आराध्या करिए आफ्टर, बाकी बताओ क्या आराध्या की बात से सहमत हो आप लोग। आराध्या इज सेइंग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डेट, वेरी गुड रिया, मतलब तुमने पकड़ लिया बात, तो लिखते आओ, करेक्ट है। एग्जाम्पल बेटा गाइस ध्यान रखना, प्रैक्टिकली दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है। किसी पर्सन, एग्जांपल सोचो, बायर और सेलर ने डिसाइड किया था, बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं सुनना। बायर और सेलर ने डिसाइड किया था कि इस महीने की 20 तारीख को वो गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर लेंगे। तो लोग कहता है भाई कि किस दिन ट्रांसफर माना जाएगा, तो आंसर इज नॉट ऑन द डेट, इट इज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट डेट, दैट इज आफ्टर 20th, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिख, अरे वाह सबका रिप्लाई आ गया। तो लिखो गाइस क्या मतलब है इसका, लिखो the title will be transferred, the title in goods लिखो will be transferred, वो कब ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर्ड लिखो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट डेट, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच स्पेसिफाइड डेट, उस डेट के एक्सपायर होने के बाद ही टाइटल ट्रांसफर माना जाएगा। ये बात याद रखना, गलती से भी एग्जाम के अंदर ऑन दी डेट मत लिख के आना। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर ऑन दी डेट लिख के आएंगे। स्पेसिफिक डेट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक डेट का मतलब होता है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट लिखी गई थी उसे स्पेसिफिक डेट कहते हैं बेटा। तो याद रखना हमेशा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक डेट लिखा जाएगा। क्लियर है गाइस, डन डन डन। रोशनी यस क्लियर है सर, मैं कोमल कर क्लियर है, दिविशा रिया आराध्या डन है गाइस। चले अगला प्रश्न लो भैया, एक और 501 रुपए जीतने के लिए मौका, सुनहरा मौका। लिखो डी के डी प्रोविजन लिख रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो फिर रिप्लाई करना। इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कंडीशनल, आई एम जस्ट सेइंग इन केस ऑफ
अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन नहीं है बट स्पेसिफिक गुड्स है। इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, क्या कोई मुझे ये बताएगा स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है? पढ़ा था, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स? क्योंकि अनकंडीशनल का मतलब तुम्हें पता है, तो मतलब क्या था? इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो लिख दिया मैंने। इन केस ऑफ, पता मीनिंग बताओ। इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन नहीं है। इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स कौन सी? स्पेसिफिक। तो पहले पता तो ये होना चाहिए ना स्पेसिफिक गुड्स होती क्या है। बताओ, मीनिंग याद है इसका? पढ़ाया था मैंने। वेरी गुड रिया, कोशनी, अरे वाह बेटा। नॉट ओनली आइडेंटिफाइड, अदिति सिर्फ आइडेंटिफाइड नहीं बेटा, तीनों ने एक रिप्लाई किया। आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड, ऐसी गुड जिन्हें आइडेंटिफाई भी किया गया और जिनके लिए अग्री भी किया गया था, उन्हें कहते हैं क्या? स्पेसिफिक डेट। आराध्या, आराध्या गजब, आराध्या, आराध्या रिप्लाई कर दिया, वेरी गुड। रिप्लाई सही है बेटा, बस याद रखना दो वर्ड है इसमें। और अंश बहुत बढ़िया बेटा। आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड, जिनको बायर ने पहचाना था कि यार यही वाला मोबाइल फोन चाहिए, सेम टू सेम यही वाली कंडीशन में, यही वाला कवर लगा हुआ है, आइडेंटिफाइड। और जिसके लिए अग्रीमेंट हुआ, अग्री किया, तो दो वर्ड है आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड। तो ऐसी गुड्स को स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन इज, अगर कॉन्ट्रैक्ट है अनकंडीशनल, गुड्स है स्पेसिफिक, क्वेश्चन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है अनकंडीशनल, गुड्स है स्पेसिफिक, तो टाइटल किस दिन ट्रांसफर होगा? सोचो, टाइटल किस दिन ट्रांसफर होगा? रिप्लाई भी किया किसी ने, किसने रिप्लाई? आराध्या ने रिप्लाई किया, वेर, अरे वाह। बताओ, बाकी बताओ। रिया यस, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। रिया का जवाब भी सही है। जवाब दो बाकी। किस दिन टाइटल ट्रांसफर किया जाएगा? किस दिन टाइटल ट्रांसफर माना जाएगा? किस दिन माना जाएगा? सर, जब तक गुड्स डिलीवरी की कंडीशन में ना हो। अब बताओ, तुमने बोला सर ये वाला जो एयर कंडीशनर एसी लगा हुआ है ना, हमको यही वाला चाहिए था, ठीक है, दैट इज। अब बताओ, एसी तो दीवार में लगा हुआ है, टेल मी, रिप्लाई करो। वेरी गुड। जब तक वो गुड्स डिलीवरी करने की कंडीशन में ना आ जाए, मैं उतारूंगा, पैक करूंगा सब कुछ, तब तक आप वहां पर टाइटल ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। तो लोगों ने क्लियरली बोला, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आंसर क्या है? लिखो, टाइटल विल बी ट्रांसफर्ड कब? व्हेन द गुड्स इज इन डिलीवरेबल स्टेट। व्हेन द गुड्स इज इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरी करने की हालत में हो जाएगी, तभी तो टाइटल दे पाओगे। अब गुड डिलीवरी करने की हालत में ही नहीं है, तो बताओ टाइटल कैसे ट्रांसफर होगा? बोलो, क्लियर हुआ? समझे कि नहीं? बोलो भैया, क्लियर है? रोशनी, कंडीशनल, कंडीशन लिखी नहीं बेटा, अनकंडीशनल वर्ड लिखा है मैंने यहां पहले से। यस, क्योंकि अगर कंडीशन लिखता है तो मीनिंग बदल जाता है बेटा, फिर लिखता कंडीशन इज फुलफिल्ड, आंसर बदल जाता है मेरा। तो इसलिए कंडीशन है ही नहीं। तो अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी फ्रेम किया तो ऐसे फ्रेम करेगा कि देयर इज नो कंडीशन, पहली बार तो मेंशन करेगा कोई कंडीशन मिलेगी नहीं आपको, बट वो ये लिख देगा गुड स्पेसिफिक नेचर की है। तो पूछ लेगा बताओ टाइटल कब ट्रांसफर होगा? समझी? यस, क्लियर है? डन है? क्लियर है? डन 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 डन। एक और पूछूं इसके ऊपर? देखो कितना इजी पार्ट है, मुश्किल थोड़ी। बच्चे इसमें बता रहा मुश्किल लगता, कहां मुश्किल है बताओ? खुद तो रिप्लाई कर रहे हो सारे। वेरी गुड और क्लियर सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। आ जाओ, बेचारा परेशान, ये पता परेशान किस लिए लेके आया हूं मैं? इसको लगाओ रिस्क के लिए, रिस्क वाले के लिए लगाया हूं। लेकिन एक प्रोविजन यहां लिख लेते हैं इसके ऊपर। कौन सा हो गया? ए बी सी डी ई, ई हो गया, डी हो गया, ई लिखते हैं। बताओ एक प्रश्न और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लिखता हूं, पहले समझाना। लिखो, व्हेन या इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, लिखो इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, दोबारा से भाई अलग है, दूसरा है बेटा। इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है बेटा अनकंडीशनल। इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट किसका? लिखो, ऑफ फ्यूचर गुड्स, या बोलूं जेनेरिक गुड्स। जेनेरिक गुड्स बोल सकता हूं, फ्यूचर गुड्स बोल सकता हूं, अनअसर्टेन गुड्स कह सकता हूं, अनअसर्टेन गुड्स इसी का हिस्सा है, या मैं कॉन्टिंजेंट गुड्स कह सकता हूं। अब बताओ, फ्यूचर गुड, जेनेरिक गुड्स या अनअसर्टेन गुड्स वाले केस में, यहां था स्पेसिफिक गुड्स, इसका बताओ
इस वाली गुड्स में जब कॉन्ट्रैक्ट है अनकंडीशनल, तो बताओ बेटा अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनअसर्टेन गुड, जो गुड्स बनके तैयार ही नहीं हुई अभी तक, जो गुड्स बनके तैयार ही नहीं हुई है, वहां पर टाइटल किस दिन ट्रांसफर होगा? टेल मी। वेरी गुड, इसका मतलब होता है द गुड्स इट कैन नॉट बी असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, नाइस बेटा। अभी मुझे रिप्लाई करो, ऐसे वाले केस में जब कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनल है, मतलब कंडीशन तो है नहीं, बट गुड जेनरिक या फ्यूचर या अनअसर्टेन नेचर की है, आराधन रिप्लाई किया डिलीवरी करने की हालत में होगी, करेक्ट है, बट क्या आंसर यही है इसका या कुछ और भी है इसमें? एक बात बताना, तुमसे पूछता हूं, रट्टा मत मारो, सीखो ध्यान से, लो सिखाता हूं, देखो ध्यान से, अब लो सिखा के पढ़ाता हूं, सुनना ध्यान से। आप लोगों ने एक ऐसी गुड्स को, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, फिर रिप्लाई करना मुझे। एज ए बायर आप लोगों ने ऐसी गुड्स को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया जो बनके तैयार नहीं हुई है अभी तक, मतलब पॉसिबली आपने डिस्क्रिप्शन दिया है कि मुझे ऐसा ऐसा सामान चाहिए था, ये लोगो चाहिए, डिजाइन चाहिए, पैकिंग चाहिए, दैट मींस वो गुड्स आपके पास में स्पेसिफिक नेचर की तो नहीं है, वो गुड्स फ्यूचर नेचर की हैं, वो गुड्स इसका मतलब अनसर्टेन है, वो गुड्स इसका मतलब भैया अपने पास में बनके तैयार नहीं हुई है। तो जवाब दो, जब तक गुड्स बनके तैयार ही नहीं हुई है तो गुड्स का टाइटल किस दिन ट्रांसफर होगा? कल को मान लो तुमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था, अगर सामान, अगर वो गुड्स वैसी बनके तैयार नहीं हुई तो क्या खरीद लोगे, ले लोगे टाइटल? बताना मुझे। अगर वो कॉमोडिटी वैसी नहीं निकली जो तुमने बताई थी, जो तुमने ऑर्डर प्लेस किया था, क्या तुम उस गुड्स का टाइटल लोगे? डिलीवरी की बात तो बाद में है ना भैया, बताओ मुझे। पहली बात तो क्लियर है भाई, डिलीवरी करने की हालत में हो, ठीक है, डन, सबके बाद सबकी बात मान ली, बट टेल मी, क्या तुम डिलीवरी करने की हालत में हुई और गुड्स वैसी नहीं निकली तो क्या लोगे क्या गुड्स? सबने कहा अब नहीं लेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो बताओ, क्या मैं यहां पर ये आंसर लिखूं? जवाब तो यही निकलेगा ना कि पहली बात तो सर गुड्स डिलीवरी करने की हालत में जो आपने बोला, दूसरी बात सर बायर एक्सेप्ट करने को तैयार हो तभी तो टाइटल ट्रांसफर होगा। अब बायर ही कह रहा भैया बेशक सामान बन के तैयार होगा डिलीवरी की हालत में, लेकिन मुझे ये सामान वो है ही नहीं जो मैंने डिस्क्राइब किया था, ले लेगा गुड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिया, मिल गया जवाब। तो आंसर क्या बना बेटा? सर आंसर बन गया सिंपल, क्या बन गया आंसर? कि सर ऐसे केस में टाइटल कब ट्रांसफर होगा? लिखो द टाइटल इन गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड, द टाइटल इन गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड, विल बी ट्रांसफर्ड। कब बेटा? दो बातें हैं, पहली बात क्या? पहली बात, गुड्स डिलीवरी करने की हालत में हो, डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स इज इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब कंडीशन। दूसरा, एंड लगाऊंगा और नहीं लगाऊंगा, एंड द बायर एक्सेप्ट द गुड। यहां पर दो प्रोविजन आएंगे, द बायर एक्सेप्ट द गुड, बायर का भी तो गुड्स को एक्सेप्ट करना रिक्वायर्ड है। ये दो जब कंडीशन फुलफिल होंगी, 1 और 2, तब जाके ऐसी कंडीशन के अंदर टाइटल ट्रांसफर होगा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया कि हमने यहाँ पे दो लिख के वहां एक लिखा, क्योंकि वहां पे गुड स्पेसिफिक नेचर की थी, तो वहां तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना स्पेसिफिक नेचर की है, तो वहां पर दो प्रोविजन नहीं लिखे हम लोगों ने, सिर्फ एक लिखा, डिलीवरी करने की हालत में। गुड्स का नाम ही क्या स्पेसिफिक, यहां पर थी फ्यूचर गुड्स, इसलिए क्या बोला गया, बायर का एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, तभी टाइटल ट्रांसफर करने की बात खड़ी होगी। बोलो क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया बेटे? तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल भी इतना ही पढ़ो, जरा मत पढ़ो डिटेल में, बस इतना ही पढ़ना है। अब आएगा नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क। क्यों परेशान है भाई तू, क्या हो गया तुझे, क्यों परेशान है? कह रहा लॉस हो गया, घाटा हो गया, घाटा। सुन ले इसकी बात भी, इसे पूछा मैंने क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कह रहा लॉस हो गया, तो रो के दिखा ना भाई, यूनिटी काम चलेगा, रो में थोड़ा थोड़ा रो के दिखा। हम ऐसे मानते ही नहीं, जब तक कोई गंगा जमुना ना भाई हम मानते नहीं परेशान है, माना कि परेशान है, लेकिन रो के तो दिखा थोड़ा सा, हाँ मैं रो रहा हूँ, ठीक अब मान लिया। तो क्या हुआ, इसे हो गया बेटा लॉस, ये लॉस का गीत गाया जा रहा है, मेरे को घाटा हो गया, घाटा हो गया। बोले कोई बात नहीं, हम तो लोग प्रोविजन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, अब पूछते हैं प्रोविजन। हाँ सर लाइक, अब प्रोविजन सुनो, टॉपिक का नाम क्या, लास्ट टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारे पास है, फिर दिस पार्ट इज ओवर, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के। अब सुनो अगला प्रश्न बेटा, टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ रिस्क। बड़े काम की बात है, सुन लो, बहुत काम की बात है छोटी सी बट बड़े काम की बात है। एग्जाम में इस पे 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, पता है, 5 मार्क्स में, छोटे से पार्ट के ऊपर।
तो पहली बात तो ट्रांसफर का मतलब क्या सीखा, पासिंग को बोलते हैं। तो एग्जाम में पासिंग ऑफ रिस्क लिखा मिले, ट्रांसफर ऑफ रिस्क लिखा मिले, बात एक ही है भाई साहब। ये ट्रांसफर टाइटल है, पासिंग टाइटल का मतलब ही सेम ही होता है। तो क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफर ऑफ रिस्क मतलब, रिस्क का मतलब आपने खुद बताया मुझे कि सर रिस्क का मतलब लॉस होता है, मतलब आपने सच बताया होगा, हमने सच बताया, ठीक है। अब जवाब दो, आपने दो चीजें पढ़ी है मेरे भाई, दो पढ़ी हैं। आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेल, एक होता है अग्रीमेंट टू सेल, यही पढ़ा। एक होता है सेल और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। एक में सेल में आपने सीखा जहां पर टाइटल इमीडिएट बेस पर ट्रांसफर हो जाता है, बोलो हाँ है ना, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। हाँ जी मोहम्मद, क्या प्लीज टेक द क्लास इन द कंप्लीट इंग्लिश। बेटा नहीं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हमारे पास में है वो हिंदी मीडियम के हैं, नॉर्थ इंडिया से, इसलिए बेटा प्लीज यू हैव टू, ठीक है, यू हैव टू मैनेज दैट। सुनो, तो बात करते हैं गाइस, सुनना, कंटेंट तो पूरा इंग्लिश में लिख रहा हूं बेटा, लीगल लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, सुनो 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 भाई लोगों, बात समझते हैं। पहला प्रोविजन, नंबर वन कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज हैविंग टू पार्ट्स, वन इज सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। सेल का मीनिंग क्या सीखा था, where the title in goods is transferred on immediate basis, एक हाथ से पैसा लिया, एक हाथ से टाइटल दिया। Another, agreement to sell, where we are talking about the transfer, the title in goods will be transferred on a future date। दो बात सीखी थी, दो बात सीखी थी, यस सर सीखी थी। अब इसका मुझे मतलब बताओ, तो रिस्क की जब बात आएगी तो प्रोविजन भी तो दो ही आएंगे। तो पहला आएगा इन केस ऑफ सेल, अनदर इज इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। वन इज सेल, अनदर इज अग्रीमेंट टू सेल, यस और नो। तो आंसर करो बेटा, बताओ मुझे इस बात का आंसर, ठीक है, जवाब दो मुझे। हालांकि इस बात का आंसर आपको अभी मिल जाएगा, बस रिप्लाई करना, तुम बताना गलत सही, जो भी रिप्लाई बताना मुझे, प्लीज आंसर देना मुझे। सेल वाले केस में जहां पे सामान बेच दिया जाता है, रट्टा क्यों हमारा, प्रैक्टिकल सीखो ना। जो सामान तुम्हारे घर में रखा हुआ है, तुम खरीद के लेके आ चुके हो, उसका प्राइस तुम पे कर चुके हो, रिप्लाई करना। जो सामान तुम खरीद के ला चुके हो, उसका पैसा पे करके आ चुके हो, उसका ओनरशिप तुम्हारे नाम से ट्रांसफर हो चुका है। अब अगर उस सामान को लॉस हो गया, उस सामान में डिफेक्ट हो गया, सोचो, एक फ्रिज लेके आए थे, रेफ्रिजरेटर लेके आए थे, तुमने धक्का मारा और गिरा दिया उसको घर पे, प्राइस पे कर चुके हो, सामान सब कुछ हो गया, बताओ हु विल बियर द रिस्क, हु विल बियर द लॉस ऑफ दैट कमोडिटी गाइस, नाउ टेल मी, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ सेल। सेल का मतलब जब टाइटल इमीडिएट बेस पर ट्रांसफर किया जाता है, यही सीखा था, टाइटल ट्रांसफर ऑन इमीडिएट बेसिस लिखवा चुका हूं, टाइटल ट्रांसफर ऑन फ्यूचर डेट लिखवा चुका हूं। नाउ प्लीज टेल मी, इन केस ऑफ सेल, व्हेन विल बी या हु विल बियर द लॉस टू द गुड्स। वेरी गुड, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, अरे बेटे मौज कर दी, बढ़िया, एक नंबर, एग्जैक्टली द बायर इज द राइट आंसर, यस। ओके, बायर ही बियर करेगा भाई। अब तुम थोड़ी बोलोगे एलजी हमने फ्रिज गिरा दिया, एलजी तू लॉस बियर कर ले, ऐसा ऐसा करोगे, नहीं होता। तो क्या बोलेंगे, लिखो, कौन लिखता है, हु विल बियर द लॉस, लिखो द बायर विल बियर द लॉस, बायर ही लॉस बियर करता है। तो रट्टा मार के पढ़ा गया है, समझ के पढ़ा, समझ के पढ़ा, विल बियर द लॉस, बायर ही लॉस बियर करेगा, बायर ही लॉस बियर करेगा, सेलर लॉस बियर नहीं करेगा इन केस ऑफ सेल। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया बेटे, यस सर नो, डन 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 डन। डन है। अच्छा इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, ठीक है। इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल गाइस, प्लीज लिसन टू मी, सुनो, अग्रीमेंट टू सेल में क्या सीखा था भाई, क्या सीख, तू रोना बंद कर, तू रोना बंद कर, हम बात कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। रो रहा है बताओ, अभी तक रो रहा है, कोई नहीं, रोने दो उसको थोड़ी देर, कभी कभी आंखें आगे साफ हो जाएंगी उसकी। तो अग्रीमेंट में क्या सीखा था, द टाइटल इज ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर डेट, यस है, द टाइटल इन गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड ऑन फ्यूचर डेट। हमने यहां ये सीखा था भाई फ्यूचर में टाइटल ट्रांसफर होगा। तो जवाब दो, इसका मतलब अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। सोच के देखो ना, जब इसका मतलब ये निकलता है कि टाइटल फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगा, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बायर को अभी तक गुड्स की ओनरशिप नहीं मिली, है ना आराध्य,
बेटा क्या कौन सी घूटी पी, सब सारे जवाब सही दे रही है, वाह वेरी गुड शाबाश। पता देखो सब इनको भी रिप्लाई, ये रिप्लाई नहीं करते, बताओ हद हो गया। हाँ वेट करते हैं, पहले कोई रिप्लाई कर दे फिर हम रिप्लाई करें। नारायण को वो रो रहा है, तुम्हें रोता हुआ दिख नहीं रहा बाकी बच्चों को, बताओ। हाँ इसका देखो तरस आ गया इसके ऊपर। अब सुनना, तो एक बात तो क्लियर है गाइस, अग्रीमेंट टू सेल में टाइटल फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होता है। ओके, इसका मतलब बायर को अभी तक ओनरशिप नहीं मिली है, यहां मिल गई थी या नहीं मिली। तो जब बायर के पास ओनरशिप आई ही नहीं, तो बायर के पास ओनरशिप आई ही नहीं, तो लॉस कौन बियर करेगा अगर गुड्स को लॉस हुआ तो, बताओ। इन केस ऑफ एनी लॉस अकर टू द कमोडिटी, इन केस ऑफ एनी लॉस अकर टू द गुड्स, हु विल बियर द लॉस इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल? टेल मी, टेल मी, who will bear the loss in case of agreement to sell where title is not transferred to the buyer? Nice. Even the possession in goods is transferred or not. भाई कंट्रोल ट्रांसफर होने का मतलब टाइटल ट्रांसफर होना नहीं होता, ये बात याद है ना। पोजेशन ऑफ गुड्स इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, टाइटल इन गुड्स इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग। आई एम जस्ट कंट्रोलिंग दिस सेल फोन, ये मेरा नहीं है किसी और का एग्जांपल। तो मेरे पास सिर्फ पोजेशन है इसकी, इस टाइम कंट्रोल तो मेरे पास में है, ओनरशिप नहीं है। तो दो देयर टू डिफरेंट वर्ड्स, वन इज पोजीशन इन गुड्स, another is title in goods. So they're two different concepts, one is position, second is title. The question is being again here, even the position, question पूछ रहा हूं, even the position of goods is transferred to the buyer, चाहे पोजीशन ट्रांसफर कर दी गई हो बायर को, who will bear the loss? Again question, tell me. रिप्लाई है सेलर 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 सेलर, सही रिप्लाई है तो लिख लो, बात वही आंसर है। लास्ट पॉइंट क्या बना सर, लिखो even the position of goods, even the position of goods, even the position of goods, क्या बोला, ट्रांसफर टू द बायर, ट्रांसफर टीएफ लिख दिया मैं शॉर्ट में, ट्रांसफर टू द बायर, लिखो द सेलर विल बियर द रिस्क, the seller will bear the risk. Risk मतलब loss. The seller will bear the loss. Seller ही loss bear करेगा. The seller will be held liable for the loss occurred to the commodity, not the buyer. बोलो बेटा, समझ में आया? और ये खत्म भी हो गया, क्या करें बताओ अब, बताओ अब क्लास जल्दी खत्म हो जाए तो क्या करें बताओ, अब हो गया पार्ट खत्म, फिर नया टॉपिक आएगा हमारी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया बेटा? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। डन डन डन। अंश, रोशनी, कुणाल, कमल, अदिति, आराध्या। एक ही क्वेश्चन है मेरी, क्या सर आपके नोट्स के बाद प्रीवियस ईयर के टीबी वगैरह क्वेश्चन से हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करूं सर या फिर क्या? आराध्या एग्जैक्टली, आराध्या ये बात मैं हर बच्चे को बोलता हूं बेटा, अब मैं रिकॉल भी कर देता हूं, सुनो ध्यान से। जो भी नोट्स मैं क्लास में लिखवाता हूं, व्हाट डू यू थिंक, कहां से लिखवाता हूं भाई, कहां से लिखवाता हूं? कभी सोचा है आप लोगों ने? इट्स बीइंग 15 इयर्स ऑफ टीचिंग, ये 15 साल से जो नोट्स लिखवाता हूँ, चीजें चेंज करता रहता हूँ, कहां से लिखवाता हूँ? लो मैंने तो बनाया नहीं, ना तुमने बनाया, बिकॉज वी आई एम ऑलवेज सेइंग वी आर बाउंड टू फॉलो द लॉ, वी कैन नॉट पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन लॉ। तो इसका मतलब लॉ में, जो बेयर एक्ट्स में, जो आपकी लॉ की बुक्स बनी हुई हैं, जो देश में लॉ चलता है, उसी के कंप्लीट प्रोविजन को एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स में बिल्ट करता हूं, और वही नोट्स आपको डिलीवर करता हूं, जिसके बाद में आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे जाके कूद सकते हो। भाई साहब सीधा जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और डैम श्योर गारंटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे, चेक करने जाके, आज तक तो हमेशा बने हैं, आगे भी बनेंगे बेटा। और ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द नोट, जितने पार्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के अंदर बनते हैं, जिन पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं या होते हैं, हर प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को हमने अपने नोट्स में कवर किया है। आप सीधा जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वही तो चाहिए हम लोगों को बेटा। और अभी मैं बीच के अंदर आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज सेशन भी लेके आऊंगा, क्योंकि लॉ के आंसर लिखते कैसे हैं, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और कोई तैयारी नहीं करता, हम करेंगे तैयारी, तैयारी करना है, करवाना कोई नहीं है, मैं करवाऊंगा बेटा आप लोगों को, कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करते हैं, इन सब बात पे लेके आने वाला सेशन आप लोगों के लिए। हाँ अंश बेटा वो एग्जाम से पहले करेंगे, आरटीपी एमटीपी एग्जाम से पहले, अभी नहीं करेंगे हम लोग, एग्जाम से 1 महीना पहले करेंगे हम, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर उससे पहले करेंगे।
बताओ बेटा, इसके अलावा यहां तक जो पढ़ा इसमें कोई डाउट है, संदेश पूछो, बताओ, पूछो, अभी वक्त है, पूछ सकते हो, बताओ। Ask us any question from your side. Mayank sir, अरे मयंक सर, you are great. मयंक सर, you are great. मयंक सर, you are great. हाँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, बाबा हूँ, हाँ भाई, सत्संग करके आ रहा हूँ, बताओ। थैंक यू वेरी मच। नो सर, कोई डाउट नहीं है। किशन कनौजिया सेलर, एग्जैक्टली, आता है। किशन तुम भी थे, वेरी गुड, नाइस। नो सर, कोई डाउट ही नहीं है, हैं? बताओ, डाउट इसलिए नहीं, समझ नहीं आया, ये डाउट ही बचा ही नहीं। लेकिन नलायकों, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट्स निकल के आएंगे, और मैं चाहूंगा अपने डाउट भेजो। यस, ठीक है। Even if the position of goods, Aditi करी, if the buyer is responsible for the loss of goods, even if the position of the goods, नहीं बेटा अदिति, पोजीशन केस में अगर उसने डेलिबरेटली नुकसान किया तब लायबल होता है ना बेटा, डैमेज देना पड़ता है, प्राइस थोड़ी मांगेगा उससे बेटा। अदिति समझी, तुम्हारे पास कोई सामान था, तुम्हें डेलिबरेटली नुकसान पहुंचाया, तो डैमेज दोगे ना बेटा, नोट द होल प्राइस ना। यस, कंडीशन, स्टेट, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स ना बेटा। नहीं, देखो यहाँ पर स्टेट सिंपली मीन सिचुएशन, ठीक है, कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हो। कंडीशनल इज हैविंग ए डिफरेंट मीनिंग लो के अंदर, ठीक है। कोई डाउट नहीं। आराध्या सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सुपर्ब सर, आप आशीर्वाद दीजिए, बस अच्छे से एग्जाम निकल जाए, फर्स्ट टाइम में जून में है मेरी। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट। हमेशा आशीर्वाद है बेटे, बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सब एक बार में निकालोगे, अच्छे नंबर से निकालो, गारंटी मेरी है। बस जो कह रहा हूं वो करते रहो बेटा। इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई, क्वेश्चंस। कंटेंट तो मैं पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा, बट तैयारी तो करो। जंग में जब तक उतरोगे नहीं, कैसे पता है ना कि लड़ते कैसे हैं। यस, थैंक यू सो मच आराध्या। अंश, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले बेटा, नो इश्यू। जैसे ही प्रैक्टिस सेशन चालू करूंगा, तुम्हारे सारे अंदर के डाउट्स है ना, कॉन्फिडेंस जो लूज रहता है, डाउन रहता है, वो सब ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, गारंटी है। तो बेटा अभी आज इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नया टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटी टेम्पटर हम लोगों ने कर लिया, और ट्रांसफर प्रोबेबिलिटीज कर लिया। इसके पूरे प्रोविजन आपको याद होनी चाहिए। तो सी इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर। गाना गाओ और जाओ, कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, टेक केयर, सी यू। रोशनी, डोंट वरी बेटा, चिल आउट रहे, टेंशन मत ले। यस महक, थैंक यू वेरी मच। आराध्या, अरे आराध्या गाना गाया, थैंक यू बेटा, सी यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।